जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र पीसीएस का पेपर कंडक्ट हो गया है। लास्ट ईयर हमने एनालिसिस की थी, काफ़ी इमेंस फीडबैक था आप लोगों की ओर से, और इसमें हमने पॉलिटी, हिस्ट्री और कुछ सब्जेक्ट को डिस्कस करा था जो भी रेलेवेंट सवाल थे। स्टेट पीसीएस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। इस साल कैसा पैटर्न रहा, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, क्वेश्चंस कैसे हैं, इनकी बात करते हैं एक एक करके। तो ये पॉलिटी के क्वेश्चंस थे और आई गेस हिस्ट्री भी हमने डिस्कस करा था। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो इस बार हम पहले हिस्ट्री सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री में थोड़े से ही सवाल है। तो पहले हिस्ट्री डिस्कस कर लेंगे, देन बाकी सब्जेक्ट्स वन बाय वन आने वाले वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो पहला ये क्वेश्चन है कि 11 अप्रैल 1942 को एक रेजोल्यूशन पास होता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से, जिसमें वो रिजेक्ट कर देते हैं क्रिप्स प्रपोजल को, अलीगढ़ स्कीम को, करजन प्लान को या लतीफ़ स्कीम को। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, 1942 से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। 1942 में क्रिप्स, जो कि वॉर कैबिनेट के मेंबर होते हैं, वो भारत आते हैं कुछ प्रपोजल्स के साथ, जिसे हम क्रिप्स मिशन कहते हैं। और क्रिप्स मिशन का मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस होता है इंडियंस का कोऑपरेशन लेना, टू सिक्योर इंडियाज कोऑपरेशन, टू सिक्योर इंडियाज कोऑपरेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये हमने कई बार डिस्कस करा है। और इस प्रपोजल में जो मेजर ऑफर होता है वो ये कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, है ना, वॉर के बाद। तो आप जानते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट करा कि इस प्रपोजल को एक रेजोल्यूशन के थ्रू। और मेन रीज़न यही था कि यार ये डोमिनियन स्टेटस क्या है, 1942 का टाइम पीरियड आ गया है और मेन अथॉरिटी ब्रिटिशर्स के पास ही रहेगी। तो इस वजह से, क्योंकि इमीडिएट इंडिपेंडेंस की वो बात कर रहे थे, है ना, और इस वजह से आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन 1। क्या ये PYQ है? इसका जवाब है हाँ। हमने कई बार डिस्कस करा ये। देखो क्रिप्स प्रपोजल के बारे में हमने कब डिस्कस किया था, आरओ के एनालिसिस के टाइम पे भी हमने देखा था सारे ही क्वेश्चंस, और इससे पहले भी ये पूछा गया है। हाँ ये देखो, BPSC MDI के एनालिसिस की थी हमने, सारे सवाल मैंने आपको रिवाइज करवाए थे क्रिप्स प्रपोजल से। तो वन बाय वन अटेम्प्ट करते हैं। देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा था। 2022 का एक क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज का। पहला स्टेटमेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड होंगे प्रोविंशियल असेंबली से, इसके अलावा प्राइंसली स्टेट से। दूसरा आपको ये बताना है कि एनी प्रोविंस जो एक्सेप्ट नहीं कर रही है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को, उनके पास ये अधिकार होगा कि सेपरेट एग्रीमेंट ब्रिटेन से साइन कर ले। आप जानते हो कि इस प्रपोजल में मेन बात तो यही की गई थी कि जो नॉमिनेटेड होंगे प्रोविंशियल असेंबली से नहीं बल्कि इलेक्टेड देखने को मिलेंगे, है ना। और ये आप आइडिया भी लगा सकते हो कि प्राइंसली स्टेट से नॉमिनेटेड मेंबर ही आएंगे, राइट, क्योंकि प्राइंशियल स्टेट में तो इलेक्शन होने नहीं है और प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्टेड आएंगे, तो दोनों तरह के मेंबर देखने को मिल रहे थे। ऑगस्ट ऑफर देखिए, मेनली उस टाइम पे मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, आप दोबारा वीडियो रेफर कर सकते हैं। फिर ये देखो, उन्होंने पूछा था कि क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। पहला कह रहे थे कि इंडिया भेजा गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1942। दूसरा ये कि प्रपोज करते हैं कि हमारा जो संविधान है ये फ्रेम किया जाएगा बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और तीसरा ये कि कोई भी प्रोविंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टिंग बनाए रख सकती हैं, है ना। तो इसका भी आंसर हमने पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो मेजर हमारा रीजन वही निकल के आया था, ब्रिटिश कुड एंटर इनटू अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट विथ एनी ऑफ द एक्सीडिंग प्रोविंसेस। ये वर्ड ही गलत है, एक्सीडिंग की बात नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक आई एम सॉरी गाइस, बट मुझे फेरिंजाइटिस है, डॉक्टर ने बोलने से साफ मना कर रखा है। बट जस्ट अ थिंग कि पेपर हो गया है कंडक्ट, तो मेरे को वीडियोस बनाने ही थे। इसके अलावा जो कोर्सेस हैं उनमें भी वीडियोस प्रिपेयर करने होते हैं, तो जो काम है वो करना पड़ता है, सो प्लीज़ कोऑपरेट। तो हाँ, उस टाइम भी मैंने आपको ये बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एंटर कर सकती है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये बात गलत है। इसका रीज़न बहुत ऑब्वियस है ना यार, कि जो क्रिप्स मिशन है उनमें एक्सीडिंग प्रोविंसेस की बात क्यों करेंगे, है ना।
फिर ये देखो कौन सा ऑफिशियल नेगोशिएटर थे इनमें, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे और मौलाना आजाद थे। एक बार आप प्लीज़ उस वीडियो को रेफर कर लीजिए, बीपीएससी एमडीआई है ना, आप इसे ये लिखोगे बाय फैसेट्स ऑफ यूपीएससी, यूट्यूब पे ही मिल जाएगी ये। तो हमने कई बार ये पढ़ा है पहले भी कि जो क्रिप्स प्रपोजल है ना, उसे मेजरली रिजेक्ट किया गया था, है ना, तो इस हिसाब से आंसर बनता है ऑप्शन 1। दूसरा, इन ऑर्डर टू अपील द मॉडरेट्स एंड विन ओवर द सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द डैश थ्रू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। देखो 1909 देखते ही समझ आ जाएगा आपको, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, है ना, और केम्सफोर्ड की बात करते तो 1919 होता। तो इसमें क्या ही एक्सप्लेन करूं मैं, इतना इजी क्वेश्चन है ना ये, ऐसे क्वेश्चंस तो विद इन सेकेंड मार्क किए जा सकते हैं। और अगर ये आप देखो ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसे पॉपुलरली मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी समझा देता हूँ ब्रीफ में। 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, खासतौर से बंगाल पार्टीशन के बाद। ब्रिटिशर्स ये चाहते हैं कि मॉडरेट्स को पैसिफाई करें, है ना, खुश रखें, अपीज करें मुस्लिम्स को, और इंडियन यूनिटी को एक तरीके से डिवाइड करने का काम किया जाए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को बढ़ाया जाए। इस वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो मिंटो के नेतृत्व में, अंडर मिंटो जो कि उस टाइम पे वायसराय होता है, और मॉर्ले, जॉन मॉर्ले नाम होता है इनका, जो कि सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, इन दोनों के साथ इंडियन काउंसिल एक्ट लेकर आती है। और इनमें मेन प्रोविज़न क्या थे, वही सेपरेट टेरिटोरीज क्या रखा जाएगा मुस्लिम्स के लिए, और दूसरा तो ये कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया जाएगा, ज़्यादा इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसके अलावा मेंबर्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ज़्यादा रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं। तो एक्ट का मेन पर्पस क्या था, वही मॉडरेट्स को सेटिस्फाई करना, थोड़ा पॉलिटिकल कॉन्सेशन दे दिया जाए, और मुस्लिम्स को प्लीज़ करना सेपरेट टेरिटोरी देकर। सो आंसर इज 1। Which one of the following books was published by combining 4 famous speeches delivered by बैरिस्टर चितरंजन दास in 1917? आप जानते हो चितरंजन दास जी के बारे में, काफ़ी फेमस ये हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। तो 4 स्पीचेज इन्होंने दी थी और उनको मिला करके बुक लिख दी गई है। वो बुक कौन सी है, देखो पहले ही पूछी गई है। इंडिया फॉर इंडियंस किन्होंने लिखा है, चितरंजन दास जी ने। तो इंडिया फॉर इंडियंस, तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहाँ PYQs काम ना आ रहे हो, आप देख सकते हो ना, सारी चीज़ें सामने हैं आपके। आप अगर हमारे टॉप मतलब अभी रिसेंट के ही 20 वीडियोस देख लोगे ना, तो उसमें बहुत सारे स्टेट पीसीएस के पेपर हैं, बहुत सारे यूपीएससी के पेपर्स हैं। आप खुद ही समझ जाओगे कि असल में पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। हाँ, तो उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि वो कौन कौन से बुक हैं जिनमें इंडिया नाम में आता है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। यंग इंडिया बुक है लाला लाजपत राय जी ने, और यंग इंडिया के नाम से पत्रकार गांधी जी निकालते थे। इंडिया फॉर इंडियंस देशबंधु चितरंजन दास जी ने। ये याद रखना, देशबंधु कहते हैं चितरंजन दास जी को, है ना, और दीन बंधु कहते हैं CF एंड्रूज को। इंडिया अनरेस्ट, हाँ ये इंडियन अनरेस्ट बहुत फेमस बुक थी, विलियम चिरोल ने लिखी थी। और इसके डिस्कवरी ऑफ इंडिया JL नेहरू। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद जी ने। इंडिया 2020 ये तो आप जानते हो। इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा, और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। ये पूछते हैं, याद रख लेना, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया के ऑथर कौन है, लाला लाजपत राय। तो अकबर ने खाने खाना का टाइटल किन्हें दिया था, तो इनका नाम ही है अब्दुल रहीम खाने खाना, पूरा नाम तो। और ये हमने पढ़ा है मुगल्स वाली वीडियो में, समग्र बैच के अंदर। इसके अलावा आप कोई सी भी सोर्स पढ़ोगे ना मिडिवल हिस्ट्री के अंदर, वहाँ आप ये ज़रूर कवर देखोगे। अबुल फजल और फैजी भाई थे, है ना, और दोनों ही ये दरबार में थे, तानसेन भी थे, तो अकबर के नवरत्नों में ये शामिल थे। नेक्स्ट आप ये देखो, दीवाने अमीर कोही नाम का सेपरेट डिपार्टमेंट किन्होंने इस्टेब्लिश करा। कई बार ये मैंने पढ़ाया है, यूके पीसीएस में भी इस साल आ गया है। अभी मैं अमीर कोही से यहाँ पे सर्च करूँ कई बार, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया हुआ है। हाँ ये देखो, दिल्ली सल्तनत का जब हम डिस्कशन करते हैं उस टाइम में मैंने आपको बताया था दीवाने कोही जो है अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बल्कि तुगलक ने स्टार्ट करा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इन्होंने क्या पूछा था, करेक्टली पूछा था, यानी सी गलत था। देन आप और देखो ये, हाँ तो ये मैंने पूरा लिस्ट ही बना दिया था कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म जब बात की जाती है तो दीवाने कोही नाम का एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेटअप स्टेब्लिश किया जाता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि
तकवी लोन दिया जाता है। तकवी नाम याद रखना, एक तरह का एग्रीकल्चर लोन है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर स्टार्ट किया गया है। हाँ, ये भी देखो बाद में ये पूछा गया था कि दीवाने अमीर को ही किन्होंने इस्टेब्लिश करा है, कई बार पूछा गया है। तो सारे सवाल ऑलमोस्ट PYQ हैं और सिंपल से ही क्वेश्चन हैं। आंसर क्या है इसका? हिस्ट्री सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सेक्शन की वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। सो ऑप्शन बी है ना। अभी देखो रिसेंट के ही पेपर करके जाओगे, बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है ना, जो कि सारा कुछ हम अपडेटेड रखते हैं बैच में। देखो समग्र बैच की खासियत ये है ना कि हर महीने 2 महीने हम अपडेट कर देते हैं जैसे ही पेपर कंडक्ट होता है। तो इससे क्या है, अभी 1 साल के अंदर 40-50 पेपर ऐसे हो जाते हैं जो हमें कवर करके जाने होते हैं, क्योंकि उससे ना बहुत एक्सट्रीम लेवल की क्लैरिटी मिल जाती है। नेक्स्ट आप ये देखो, इंडिया और चाइना के प्राइम मिनिस्टर कौन थे पंचशील प्रिंसिपल के टाइम पे? ये आप जानते हो इंडिया और चाइना के बीच पंचशील प्रिंसिपल हुआ था। कई बार ये पूछा गया है कि कौन कौन से उनमें 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, हमने डिस्कस किया है कई बार, राइट। तो इन्होंने यहाँ ये नहीं पूछा, सिंपली पूछा प्राइम मिनिस्टर्स कौन थे। देखो अगर ए और बी साथ में सही होते हैं तो पंडित नेहरू और झो एनलाइ, पंडित नेहरू और डॉक्टर सन यात सेन। तो देखो यार, सन यात सेन भी और झो एनलाइ 2 लोग एक साथ प्राइम मिनिस्टर कैसे होंगे, है ना। और इंडिया से सिर्फ एक ही होंगे और एक ही प्राइम मिनिस्टर 2 अलग अलग प्राइम मिनिस्टर से सेम देश से जाकर साइन करेंगे। गलत गलत गलत, है ना। दोनों ये दे रखा है इन्होंने, पता नहीं ऑप्शंस क्या ही फ्रेम कर रहा है। ये तो समझ ही आ रहा है हमें कि एक साथ 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे ना एक कंट्री में। तो ओनली ए सही बनेगा, पंडित नेहरू और झो एनलाइ। और ये सच भी है, फैक्चुअली करेक्ट है। झो एनलाइ इस टाइम पे चाइना के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और ये भी कई बार पूछा गया, एनडीए वगैरह जैसे एग्जाम्स में ना ये ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस उनमें ज़्यादा है, खासतौर से ये टॉपिक्स जो डिफेंस वगैरह से रिलेटेड हों। तो कई बार ये पूछा गया है और हमने पढ़ा भी है ये। और पंचशील प्रिंसिपल भी याद होने चाहिए अच्छे से 5, क्योंकि वही बहुत पूछते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखकर आपके आंखों में चमक आ जानी चाहिए, क्योंकि हमने डायनेस्टी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा उस वीडियो को। और मैंने आपसे कहा था उस वीडियो में कि आने वाले टाइम में भी जब भी क्वेश्चन बनेंगे डायनेस्टीज़ के ऊपर, उस वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे। तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर ही लेते हैं। अगर मैं सिर्फ विजयालय भी लिखूँ ना, हाँ विजयालय सर्च कर लेते हैं, क्योंकि हमने अलग से डायनेस्टीज़ में कवर कर रखा है। हाँ ये देखो, इंपीरियल चोलाज के बारे में फाउंडर कौन है? विजयालय चोल। तो फाउंडर ही है विजयालय चोल, है ना। तो अगर ये हमें पता है कि फाउंडर कौन है चोल डायनेस्टी के, विजयालय चोल, तो सी जाएगा 3 के साथ। तो ये हट गया, ये हट गया, ये भी हट गया। सो आंसर इज ऑप्शन 2। कितना आसान है, मतलब एलिमिनेशन भी लग जा रहा है। अपराजित पल्लव डायनेस्टी के, आदित्य फर्स्ट चोल डायनेस्टी के रूलर हैं, और जो भोज फर्स्ट है वो गुर्जर डायनेस्टी के। एक एक रूलर पे हमने पूरा डिस्क्रिप्शन डिस्कस कर रखा है बैच के अंदर भी, और वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाल दी थी फॉर रेफरेंस, डायनेस्टी वाली। तो वहाँ से भी आप जाकर कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कृष्णदेव राय जी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं और आपको करेक्ट वाला बताना है। पहला कह रहे हैं कि जो विजयनगर एम्पायर के रूलर हैं कृष्णदेव राय, इन्होंने अमुक्त मालदे लिखा है और जो कि एक एपिक पोएम है। दूसरा आंध्र भोज और अभिनव भोज का इन्होंने टाइटल लिया। तीसरा पेदाना जो है वो प्रोमिनेंट तेलुगु पोएट थे इन्हीं के दरबार से। और चौथा कृष्णदेव राय संगम डायनेस्टी के थे। कई बार ये देखो थीम्स एनसीईआरटी के अंदर भी है, सीएपीएफ की एनालिसिस की थी हमने, है ना, उस टाइम पे ये पूछ रखा है इन्होंने। अभी रिसेंट हुआ है ना सीएपीएफ का पेपर। क्या कहा इन्होंने? कृष्णदेव राय जो विजयनगर एम्पायर के रूलर हैं, इन्होंने स्टेट क्राफ्ट यानी राजपाट पे किताब लिखी है। इनका वर्क है, किताब ही नहीं है, ये बेसिकली पोएम की तरह है, अमुक्त मालियत के नाम से, क्योंकि इन्होंने लिखा है। तो ये लिखा गया है ऑब्वियसली कृष्णदेव राय जी के द्वारा, और ये तेलुगु लैंग्वेज में, ध्यान रखना तेलुगु लैंग्वेज में अमुक्त मालियत। और ये की क्वेश्चन सीडीएस में ही पूछा गया था कि तेलुगु में कौन सी स्टेट क्राफ्ट पे बुक लिखी गई है कृष्णदेव राय जी के द्वारा, तो अमुक्त मालियत थी। उस टाइम पे मैंने आपको एक और बात बताई थी कि ये भी याद रखना, जामवती कल्याणम जो है ये भी कृष्णदेव राय जी ने ही लिखा है, और ये लिखा है संस्कृत में। लैंग्वेज याद रखना, संस्कृत में लिखा है। ये भी पूछ लेते हैं, एनसीईआरटी में होगा वैसे, ये देख लेते हैं एक बारी। हाँ ये देखो स्टेट क्राफ्ट पे लिखा है ना उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज में अमुक्त मालियत के नाम से। और जामवती कल्याणम के बारे में शायद यहाँ पे नहीं बताया, इसलिए मैंने आपको बता दिया अलग से कि वो याद रख लेना।
जामवती कल्याणम जो, हाँ ये देखो मैंने ऐड कर दिया था। तो जब भी हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं ना ऐसे, तो मैं वो ऐड करवा देता हूँ आपको उसमें ही लिख करके, जामवती कल्याणम और उषा परिणयम। अभी रिसेंट में पेपर हुआ था लास्ट ईयर, तो कुछ स्टेट पीसेस में ये पूछा गया था कि उषा परिणयम किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत में है। और ये भी लिखा है कृष्णदेव राय जी ने ही। तो देखो यार, हिस्ट्री ऐसी सब्जेक्ट है ना, इसमें इन्फॉर्मेशन एक जगह पे सारा मिले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो टीचर एक्सपर्ट है उन्हें पता होता है कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, ताकि उस हिसाब से हम प्रिपेयर कर पाएँ। और सबसे अच्छा टीचर आपका कौन होता है? PYQ होता है, NCERT होता है ना। नाम भूल तो नहीं गए? उषा परिणयम और दूसरी कौन सी है? और दूसरी है जामवती कल्याणम। तो पहला सही है ना, पहला सही है, तो ये हट गया, ये हट गया, क्योंकि ए आएगा हमारे आंसर में। उसके बाद अब देखो ए सही है ना, तो बी ऑब्वियसली सही हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली सही हो जाता है सिर्फ ए के सही होने से। तो ये तो अब जानती हो, आंध्र भोज का इन्होंने टाइटल लिया है। अब तीसरा पेदाना के बारे में पूछ रहे हैं कि ये इनके दरबार में थे या नहीं, तो देख लेते हैं। तो लसनी पेदाना के बारे में हमने डिस्कस किया था जब हमने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पेपर को डिस्कस किया था। ये देखो 2023 में उन्होंने पूछ रखा था ना कि आंध्र कविता पितामह का टाइटल कृष्णदेव राय ने किनको दिया था, तो अल्लासनी पेदाना को। और ये देखो पूरा हमने डिस्कस करा था कि अल्लासनी पेदामा ग्रेटेस्ट थे, इनको आंध्र कविता पितामह कहते हैं, इन्होंने मनु चरितम लिखा है और हरि कथा सरम। तो अभी तक कितने बुक्स हमने पढ़े याद है? सारा रिवाइज करवाता हूँ एक बार। सबसे पहला हमने पढ़ा कौन सी बुक? अमुक्त माल्यद। कौन सी लैंग्वेज में थी? अमुक्त माल्यद, ये थी तेलुगु में। फिर 2 बुक मैंने आपको बताया, इसमें से दूसरा जो है वो कौन सी थी? दूसरा है उषा परिणयम, उषा परिणयम। और एक और थी जामवती कल्याणम, है ना, जामवती का। ये तीनों बुक्स कृष्णदेव राय ने लिखा है। अभी हमने चौथी बुक पढ़ी, नाम क्या है उसका? चौथी बुक का नाम है मनुचरितम, राइट, मनुचरितम। और मनुचरितम बुक है, ये लिखी है अल्लासनी पेदाना ने, जो कि इनके दरबार के कवि हैं। एक और बुक है मनुचरितम के अलावा, ये पढ़ लो, है ना, हरि कथा सरम। तो ऐसे याद करना होता है, जैसे आप रिवाइज करते हो तो पीछे के फैक्ट्स, क्योंकि यही पूछते हैं वो। ये वैसे मैंने लिस्ट बता, इसी वजह से मैं ये एक्स्ट्रा इन्फो ऐड करता हूँ, है ना, बैच में भी करवाता हूँ, और इसी वजह से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बैच से आ जाते हैं, क्योंकि ये बेस्ट तरीका होता है। तो सी भी बिल्कुल सही है, तो ABC सही है, यानी आंसर इज ऑप्शन 3। चौथा गलत है, कृष्णदेव राय संगम डायनेस्टी से नहीं थे, तुलुवा डायनेस्टी से थे। सो यार, हिस्ट्री की ये रेलेवेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के सब्जेक्ट्स कवर कर लेंगे। थैंक यू, जय हिंद।